ये लिखा है कि मोमेंटम एंड फोर्स, मतलब बेसिकली इसमें जो न्यूमेरिकल्स हमको आज करने हैं वो ये है कि जो फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे मोमेंटम के बेस पर, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ जिसमें मोमेंटम के बेस पर हम निकालते हैं कि सिस्टम पर कितना फोर्स लगेगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो वाला कंसेप्ट। बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, दो तरीके की कैटेगरी में इसमें एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई मास फ्लो कर रहा है, और एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई मास वेरिएबल है। यूजुअली हम इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है, वो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। सिस्टम ऑफ फ्लोइंग मास और सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास में मतलब डिफरेंस, और इनको अप्रोच करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। सो मेरा पहला एग्जांपल ये है, फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें एग्जांपल्स काफी मतलब आपको अटेंटिव होना पड़ेगा, अगर इसको कंसेप्ट को थॉरली समझना है तो थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, कंसंट्रेटेड रहिएगा इसमें। सो इसमें कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास एक ऐसे करके एक स्लोप दिया गया है, एक स्लोप है, मतलब बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट टाइप की कोई चीज है, सॉलिड ऑब्जेक्ट टाइप की कोई चीज है, बट कर्वेचर के फॉर्म में, एक कर्व फॉर्म में कोई सॉलिड सरफेस है, एक कर्व फॉर्म में सॉलिड सरफेस है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसको हिंज करा गया है, मतलब एक कर्व सॉलिड सरफेस टॉप मोस्ट पॉइंट पर हिंज कर दिया गया है, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसका, इसके नीचे एक सपोर्ट दिया गया है इसको, मतलब यहाँ पर एक स्मॉल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, और जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, जो टेंजेंट हम बना रहे हैं, ये टेंजेंट बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो टेंजेंट बना रहे हैं, ये हॉरिजेंटल से कोई थीटा एंगल बना रहा है। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जब टेंजेंट बना रहे हैं तो उसका एंगल विद हॉरिजेंटल थीटा। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि टॉप साइड से यहाँ से कुछ पार्टिकल्स ड्रॉप कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कुछ पार्टिकल्स ड्रॉप कर रहे हैं, कंटिन्यूस पार्टिकल्स ऊपर से ड्रॉप किए जा रहे हैं, कंटिन्यूस। तो बेसिकली यहाँ पर एक सोर्स टाइप की कोई चीज है हमारे पास, और उसमें से हम कंटिन्यूसली पार्टिकल्स को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, कंटिन्यूस पार्टिकल्स आर बीइंग ड्रॉप्ड, मतलब ऊपर सैंड पार्टिकल्स मान सकते हैं, ग्रेन मान सकते हैं कुछ, और लगातार वो पार्टिकल्स नीचे की तरफ गिर रहे हैं। जब वो पार्टिकल गिरते हैं तो उनकी वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है वीए। वीए उनकी वेलोसिटी है जिससे कि वो यहाँ पे गिरते हैं, उसके बाद इस कर्वेचर के ऊपर स्लाइड करते हैं, मतलब ये पार्टिकल्स यहाँ से गिरते हैं, देन इस कर्व सरफेस पे स्लाइड करते हैं, और फिर यहाँ लास्ट वाले पॉइंट पे जाकर के वो इस ट्रैक को लीव करते हैं। यहाँ से वो पार्टिकल्स इस ट्रैक को लीव कर रहे हैं, मतलब बेसिकली यहाँ से पार्टिकल्स फॉल करवाए गए, देन वो इस कर्व सरफेस पर फॉल हुए, इसके बाद स्लाइड हुए, एंड यहाँ से बाहर चले गए, एंड ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब ये लीव कर रहे थे यहाँ पर वेलोसिटी इनकी वीवी, कंटिन्यूअस प्रोसेस में अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फर्दर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन सब के अलावा क्वेश्चन में जो डेटा है वो ये भी है कि ये पार्टिकल्स जिस पॉइंट पर फॉल कर रहे हैं, इसका और हिंज, इसके और हिंज के बीच में एक सेपरेशन प्रोवाइडेड है, हिंज और इसके बीच में सेपरेशन प्रोवाइडेड है। तो अगर आप देखो शायद आपके पास वो आ गई होगी असाइनमेंट, मेरे ख्याल से ग्रुप पे चली गई। तो अगर असाइनमेंट आ गई हो तो फर्स्ट पेज पे जब जाओगे तो उसका पहला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखना आपको, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, असाइनमेंट में जो सेकंड क्वेश्चन दिया होगा उसमें ये डिस्टेंस दी होगी आपको, मतलब जहां पर ये पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं इसका हिंज पॉइंट से एक डिस्टेंस प्रोवाइडेड है, वो
0.9 मीटर लिखा होगा। तो इसको ए मान लेते हैं फिलहाल, ये डिस्टेंस है ए मान लेते हैं। असाइनमेंट आया कि नहीं आपको? आ गया। यस सर। ये क्वेश्चन क्वेश्चन मिला आपको? फर्स्ट पेज पे होगा, पहले पेज पे। यस सर है। यस सर, फर्स्ट पेज पे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट बी तक का ये डिस्टेंस आपको दिया गया होगा 3.6 मीटर। तो इसको बी मान लेते हैं, 3.6 मीटर दिया होगा। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन में लिखा है कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि कैपिटल जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है, उसकी भी एक डिस्टेंस प्रोवाइड की गई है आपको 2.1 मीटर। 2.1 मीटर यानी स्मॉल सी मान लीजिए इसको, ये प्रोवाइडेड है। और पॉइंट बी तक का एक वर्टिकल डिस्टेंस वगैरह ये सब दे रखा है आपको, ये डिस्टेंस भी क्वेश्चन में गिवन है। मतलब लगभग बहुत सारी डिस्टेंसेस प्रोवाइडेड की गई हैं और ये सब डेटा दिया गया है। तो वो जो डेटा वेटा है वो तो हमारे कैलकुलेशंस के काम आएगा, उसको अभी छोड़ देते हैं। मेनली इसके कंसेप्चुअल पार्ट पर आते हैं। इस क्वेश्चन में जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो, तो अगर एक बार क्वेश्चन को रीड करो, मतलब अगर आपको असाइनमेंट मिली होगी तो क्वेश्चन को एक बार अगर आप पढ़ लें ढंग से, समझ लें कि इसमें क्या कहा है। जैसे हमने पिछले क्लास में एंगुलर मोमेंटम एंड कंबाइंड मोशन को मतलब रिजॉल्व किया, वैसी तरीके से ये कंसेप्ट है, इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। एंड इससे मैकेनिक्स हम क्लोज कर सकते हैं कि इसके बाद मैकेनिक्स हमारे ऑलमोस्ट रिवाइज। तो क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में ये है जैसे कि ये जो पार्टिकल्स ड्रॉप किए जा रहे हैं, इनका एक रेट प्रोवाइड किया गया है 120 केजी पर सेकंड। क्वेश्चन में लिखा है कि ये 120 किलोग्राम पर सेकंड के रेट से नीचे आ रहे हैं। तो उसको फिलहाल हम म्यू केजी पर सेकंड मान लेते हैं कि ये म्यू केजी पर सेकंड से नीचे आ रहे हैं, जिसकी वैल्यू 120 है। अब अगर आप देखो तीसरी लाइन से, मतलब जहां पर एक चीज लिखी होगी कि नोइंग दैट द कंबाइंड वेट, है ना, नोइंग दैट द कंबाइंड वेट एंड ऑल करके एक लाइन लिखी होगी। तो वो सबको अगर ढंग से पढ़ेंगे तो वो जो वेट आपको प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन में जो वेट प्रोवाइड किया गया है वो इस ट्रैक का भी है, और इस ट्रैक के ऊपर जो पार्टिकल्स है उनका है। मतलब ट्रैक प्लस दिस पार्टिकल, ये सब मिला करके एक वेट डब्ल्यू दिया गया। क्वेश्चन रीड कर चुके हैं कि नहीं? रिस्पॉन्ड करें, अदरवाइज वो वाली बेनिफिट में बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा बेनिफिट होगा नहीं क्लासेस का। अगर आपको क्वेश्चन मिल गया कि नहीं मिल गया? यस यस सर। अब आप देखो यहाँ पर मेनली कहाँ फंसा हुआ, अगर एसी ऑन पर कोई, इस पूरी प्रॉब्लम में जो मेन पार्ट है वो क्या है, इसको कैसे हैंडल करना है। तो इसमें जो जो फिजिक्स पार्ट है पहले वो देखिए। फिजिक्स पार्ट में क्या हो रहा है, अगर हम ये जो ट्रैक है, अगर इसकी बात करें हम, ट्रैक, इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स है, ट्रैक प्लस पार्टिकल्स दो ये हो गए, और प्लस कुछ पार्टिकल्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली यहाँ से पार्टिकल्स आ रहे हैं एंड कंटिन्यूअसली यहाँ से बाहर जा रहे हैं, दो चीजें हो रही है, कंटिन्यूअस पार्टिकल्स का आना और कंटिन्यूअस पार्टिकल्स का जाना। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि अगर यहाँ से कंटिन्यूटी बनी हुई है कि पार्टिकल्स का आना और जाना दोनों चीजें कंटिन्यू है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो आपका सिस्टम है ये एक कांस्टेंट मास का सिस्टम बनेगा, कांस्टेंट मास का। इस बार इसमें कई सारे लोग ये समझते हैं कि ये वेरिएबल मास है, वेरिएबल मास नहीं है। वेरिएबल मास ये इसलिए नहीं है बिकॉज जितना मास पॉइंट ए पर एंटर कर रहा है उतना ही मास पॉइंट बी से बाहर भी जा रहा है। यानी किसी भी टाइम पर इस ट्रैक के ऊपर, किसी भी टाइम पर, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम और बीच में कोई टाइम ले ले, तो किसी भी टाइम पर इस ट्रैक के ऊपर जितने पार्टिकल्स हैं उनकी क्वांटिटी फिक्स है।
और अगर उन पार्टिकल्स की क्वांटिटी फिक्स है तो वेट कांस्टेंट है यहाँ पर। तो ये एक वेरिएबल मास ना होकर के कांस्टेंट मास हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पार्टिकल्स, पुराने वाले पार्टिकल्स सिस्टम में से बाहर जा रहे हैं और नए वाले पार्टिकल्स सिस्टम में आ रहे हैं ना। ऐसी कंडीशंस में मतलब इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें लगातार 7-8 न्यूमेरिकल दिए गए। ऐसा न्यूमेरिकल जहां पर कोई सिस्टम है, उसका मास कांस्टेंट है, बट कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको कैसे अप्रोच करें। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर हिंज का फोर्स पूछा गया है और हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो सपोर्ट है इसके थ्रू कितना नॉर्मल फोर्स आ रहा है वो पूछा गया। मतलब यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही और यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही है, ये दो चीजें पूछी गई। इन दो पॉइंट्स के थ्रू क्या फोर्सेस आएगी। तो चेक करो जरा इसमें हम इसमें सिस्टम क्या चूज कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। हम सिस्टम कौन सा चूज कर रहे हैं जिसके लिए न्यूटन लॉ लगाएंगे। तो हम जो अपना सिस्टम चूज कर रहे हैं वो ध्यान देना जरा। हम अपने सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, ये ट्रैक, जो ट्रैक है इसको आप अपना सिस्टम माने, प्लस जितने पार्टिकल्स इस ट्रैक के ऊपर है उनको सिस्टम मानते, मींस पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द ट्रैक, प्लस प्लस जो पार्टिकल्स यहां से अंदर जाएंगे, मतलब सो पार्टिकल्स एंटरिंग इन अ टाइम ऑफ, पार्टिकल्स एंटरिंग इन टाइम ऑफ dt। ये मेरा सिस्टम है, इस पे जरा ध्यान देना। सबसे क्रूशियल पार्ट यही है कि आप सिस्टम क्या चूज कर रहे हो इसमें। मतलब हमारे सिस्टम के मेंबर्स कौन कौन से हैं। हमारे सिस्टम का एक मेंबर ये सरफेस है, हमारे सिस्टम का दूसरा मेंबर जितने पार्टिकल्स इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो है, जितने पार्टिकल सरफेस पे हैं वो, प्लस थोड़े से वो पार्टिकल्स, थोड़े वो पार्टिकल जो dt टाइम के अंदर सरफेस पर आ जाएंगे। सिस्टम में ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं और थोड़े से वो पार्टिकल जो dt टाइम के बाद यहां से फॉल करके ट्रैक पे चले जाएंगे। ये मेरा सिस्टम है। अब अगर मैं इस सिस्टम का मोमेंटम चेक करूं, अगर मैं इस सिस्टम का मोमेंटम चेक करूं तो बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं अपना सिस्टम क्या ले रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सिस्टम में ये ट्रैक है, प्लस जितने पार्टिकल्स इस ट्रैक के ऊपर है इनको हमने सिस्टम में चूज किया है, प्लस थोड़े से ये पार्टिकल्स जो थोड़ी देर बाद, थोड़े से ये पार्टिकल जो अभी हवा में है, मतलब अभी ये पार्टिकल्स हवा में है लेकिन थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल्स ट्रैक पे आ जाएंगे। ये मेरा सिस्टम है। सो अभी क्या हो रहा है कि अभी कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, हमारे सिस्टम के कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अभी हवा में है और va स्पीड से नीचे आ रहे हैं। थोड़े से पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि va स्पीड से नीचे आ रहे हैं। dt टाइम के बाद, dt टाइम के बाद ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि प्रेजेंटली हवा में है, dt टाइम के बाद ये वाले पार्टिकल्स ट्रैक पे आ चुके होंगे, इस ट्रैक पे आ चुके होंगे और यहां से कुछ पार्टिकल्स पॉइंट बी से, पॉइंट बी से कुछ पार्टिकल्स ट्रैक से बाहर जा चुके होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स अभी वर्टिकल दिख रहे हैं आपको, वर्टिकल वाले जो पार्टिकल्स हैं ये dt टाइम के बाद ट्रैक पे होंगे और ट्रैक के पॉइंट बी पर जो पार्टिकल्स हैं ये dt टाइम के बाद पॉइंट बी से लीव करके बाहर जा चुके होंगे। इसको ऐसे मानिएगा। तो ऐसे में जब आप मोमेंटम में डिफरेंस चेक करोगे पहले वाले मोमेंटम में और बाद वाले मोमेंटम में,
पहले वाले मोमेंटम में और बाद वाले मोमेंटम में जब हम डिफरेंस चेक कर रहे होंगे कि पहले का मोमेंटम कितना होगा और बाद का मोमेंटम कितना होगा, तो बड़ा ऑब्जर्व करिए एक चीज। अगर मैं इस समय मोमेंटम निकालूं तो वो मोमेंटम किनका होगा? अभी अगर आप इसका मोमेंटम चेक करोगे तो वो मोमेंटम किसकी वजह से आ रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ट्रैक तो हमारा मूव कर नहीं रहा, ये स्टेशनरी ट्रैक है, तो ट्रैक में कोई मोमेंटम नहीं है, यानी कि सिस्टम का एक पार्ट ऐसा है जिसमें मोमेंटम नहीं है। बाकी ये जो पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, जितने पार्टिकल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, जितने ये पार्टिकल्स हैं, इनमें मोमेंटम होगा, इन सारे पार्टिकल्स में मोमेंटम होगा, इन सारे पार्टिकल्स में मोमेंटम होगा। तो हम इनका, इन सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम काउंट करेंगे, इन सारे पार्टिकल्स का इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। इन सारे पार्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखिए। जितने पार्टिकल्स ट्रैक के ऊपर हैं, जितने पार्टिकल्स ट्रैक के ऊपर है, कुछ मोमेंटम इनके पास होगा, और जितने पार्टिकल्स ट्रैक पर आने वाले हैं, कुछ मोमेंटम्स इनके पास होंगे। जो आने वाले हैं इनके अंदर कुछ मोमेंटम है, और जो ऑलरेडी ट्रैक पर है इनके अंदर कुछ मोमेंटम। थोड़ी देर बाद जब ये सारे पार्टिकल्स ट्रैक पे आ चुके होंगे, तो यहां से कुछ पार्टिकल्स ट्रैक पर से बाहर जा चुके होंगे। जब ये आ जाएंगे तो यहां से कुछ पार्टिकल्स बाहर चले जाएंगे। सो अगर मैं थोड़ी देर बाद की सिचुएशन को दिखाऊं कि थोड़ी देर बाद यहां पर क्या हो रहा होगा, तो थोड़ी देर बाद ये हो रहा होगा, ध्यान से डायग्राम पर, मतलब स्क्रीन पर नजर रहे आपकी। थोड़ी देर बाद ये हो रहा होगा कि ये जो पार्टिकल्स अभी हवा में है, ये इस ट्रैक पे आ चुके हैं, ये पार्टिकल्स ट्रैक के ऊपर होंगे, ये पार्टिकल्स ट्रैक के ऊपर आ चुके हैं, और पॉइंट बी से कुछ पार्टिकल्स ट्रैक से बाहर जा चुके हैं। कुछ ऐसा हो रहा होगा, ये इस टाइप की सिचुएशन होगी dt टाइम के बाद। ये कुछ पार्टिकल्स जो ऊपर है वो ट्रैक पर आ गए, और जो ट्रैक पर थे वो ट्रैक से बाहर चले गए। तो अब अगर मैं मोमेंटम का डिफरेंस चेक करूं कि दोनों दोनों सिचुएशंस में मोमेंटम में फर्क क्या है, मोमेंटम में क्या डिफरेंस आया, अगर मैं ये चेक करूं, तो इन दोनों जगहों पर जितने पार्टिकल्स ट्रैक के ऊपर है, जितने पार्टिकल्स ट्रैक के ऊपर है, उनका जो मोमेंटम पहले होगा वही मोमेंटम बाद में भी होगा। दोनों सिचुएशंस में ये कॉमन पार्ट आ रहा है, ये पार्ट कॉमन आ रहा है। जो अनकॉमन पार्ट है वो ये है, अनकॉमन पार्ट ये है कि अनकॉमन पार्ट ये है कि यहां पर कुछ पार्टिकल्स वीए स्पीड से नीचे आए थे, कुछ पार्टिकल्स ये जो थे ये वीए स्पीड से नीचे आए थे, लेकिन पॉइंट बी से उतने ही पार्टिकल्स वीबी स्पीड से बाहर गए हैं। तो खाली ये जो आने वाले पार्टिकल्स हैं और जो जाने वाले पार्टिकल्स हैं, इनके वेलोसिटीज की वजह से सिस्टम के मोमेंटम में फर्क आ रहा है। जो चेंज इन मोमेंटम आप कैलकुलेट करोगे इसमें, अगर मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल मोमेंट पर आप इन पार्टिकल्स का मोमेंटम निकालें जो ट्रैक को अप्रोच कर रहे हैं, और फाइनल मोमेंट पर उन पार्टिकल्स का मोमेंटम निकालें जो ट्रैक को लीव कर रहे हैं। आने वाले और जाने वाले पार्टिकल्स के मोमेंटम का डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि बाकी के पार्टिकल्स जो ट्रैक पर हैं उनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम ही आ रहा होगा। एंड इसलिए जब मोमेंटम का कैलकुलेशन करेंगे तो जो जाने वाले पार्टिकल्स हैं पहले इनका मोमेंटम निकालते हैं। पर सेकंड म्यू केजी, पर सेकंड अगर म्यू केजी है तो dt टाइम के अंदर जो मास यहां से बाहर जा रहा होगा, अगर पर सेकंड म्यू किलोग्राम है और dt टाइम है, तो यहां से जो मास ट्रैक से बाहर जा रहा है वो क्वांटिटी ऑफ मास हो जाएगी म्यू मल्टीप्लाइड बाय dt, म्यू इंटू dt इज द मास, और वो मास वीबी स्पीड से जा रहा है, तो मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हुआ।
और ये मोमेंटम हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर है। ये मोमेंटम हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर है, तो इसको जब रिजॉल्व करके लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, तो हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर होने की वजह से इसका जब कंपोनेंट करा जाएगा तो इसके कॉस थीटा कंपोनेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आएंगे और साइन थीटा कंपोनेंट नीचे की तरफ आएंगे, एंड देयरफॉर कॉस थीटा आई कैप एंड माइनस साइन थीटा जे कैप, इसको हम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम कहेंगे। ये हमारा फाइनल मोमेंटम हुआ। और अगर इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम हम उन पार्टिकल्स का रखेंगे जो पार्टिकल ट्रैक पर आने वाले हैं, जो ये पार्टिकल ट्रैक पर आने वाले हैं, इनका मोमेंटम। और इनका मोमेंटम निकालते समय वेलोसिटी की वैल्यू va है, तो मास तो उतना ही रहेगा, बट ये va वेलोसिटी से है और डायरेक्शन इनके डाउनवर्ड है, सो माइनस जे कैप। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सिर्फ इतना है कि क्योंकि ये कंटिन्यूटी बनी हुई, कंटिन्यूटी होने के केस में क्या होता है, कंटिन्यूटी के केस में हमेशा हमको क्या करना होता है कि जो इनकमिंग पार्टिकल्स हैं और जो आउटगोइंग पार्टिकल्स हैं, मोमेंटम का फर्क सिर्फ इन पार्टिकल्स में निकालिए। जो पार्टिकल ट्रैक पर हैं वो पहले भी ट्रैक पर है, बाद में भी ट्रैक पर है, तो इनके मोमेंटम में कोई फर्क नहीं आ रहा। डिफरेंस इन मोमेंटम एग्जिट करने वाले पार्टिकल और एंटर करने वाले पार्टिकल्स के बीच में। सो ये आप निकालोगे चेंज इन मोमेंटम, और जब चेंज इन मोमेंटम निकाल देंगे तो उसको dt से डिवाइड कर लीजिए, न्यूटन सेकंड और लगा करके फोर्स आ गई। फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। सो जब हम इसको करेंगे p फाइनल माइनस p इनिशियल एंड डिवाइडेड बाय dt, तो ये हमारा फोर्स आएगा। अब ये फोर्स किनका है, मतलब ये फोर्स जो आएगा ये किसके ऊपर लग रहा होगा। सॉल्व करके आंसर तो आ जाएगा, बट क्वेश्चन ये है कि ये फोर्स आप किसके ऊपर देख रहे हो, कहां लग रहा होगा ये फोर्स। तो क्योंकि मोमेंटम का जो चेंज फाइंड आउट किया गया है वो इन पार्टिकल्स की वजह से निकला है। मोशन में ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स मोशन में चल रहे हैं, इसका मतलब ये जो भी फोर्स आप कैलकुलेट कर रहे हो ये इन पार्टिकल्स पर लग रहा होगा। जो कुछ भी हम ये फोर्स निकाल रहे हैं ये लगेगा इन पार्टिकल्स के ऊपर, और क्योंकि वो पार्टिकल्स ट्रैक के कांटेक्ट में है, ये फोर्स इन पार्टिकल्स पर लग रहा है जिनका कांटेक्ट इस ट्रैक से बना हुआ है। तो ऑब्वियसली इन पार्टिकल्स पर अगर ये फोर्स लग रहा है तो ये इस ट्रैक की वजह से लगा हो। इन पार्टिकल्स पर ये फोर्स ये वाला ट्रैक लगा रहा होगा, और जब ये ट्रैक इन पार्टिकल्स पर ये फोर्स लगा रहा होगा तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स ट्रैक पर लगा रहे होंगे। तो जब आप ये फोर्स कैलकुलेट करोगे, जब ये फोर्स कैलकुलेट करोगे तो इसका कुछ एक्स कंपोनेंट आएगा और कुछ वाई कंपोनेंट आएगा। पी फाइनल माइनस से पी इनिशियल जब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स का एक एक्स कंपोनेंट मिलेगा, फोर्स का एक वाई कंपोनेंट मिलेगा। बट फिर से बोल रहा हूँ, ये फोर्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये एक्ट कर रहा होगा इन पार्टिकल्स पर, इसका अपोजिट फोर्स इस ट्रैक पर लग रहा होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, इतना निकालने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, जब ये सब कुछ हम सॉल्व कर चुके होंगे तो इसके बाद क्या करेंगे देखिए। अब आप इस ट्रैक, क्योंकि ये ट्रैक स्टेशनरी है, यहाँ पर हिंज कर रखा गया है और यहाँ पर सपोर्टेड है, सो ट्रैक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, एंड सो हम ट्रैक पर सारी फोर्सेस और टॉर्क बैलेंस करें। मतलब ये जो ट्रैक है इस पर टोटल फोर्स बैलेंस होना चाहिए, इस ट्रैक के ऊपर टोटल टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम इस ट्रैक का बनाएंगे। जब इस ट्रैक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होंगे कौन कौन सी फोर्सेस दिखाएंगे उसको ध्यान दीजिएगा। एक तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आपने वेट दिखा रखा है,
जो ये सपोर्ट है यहाँ से नॉर्मल आएगा, जो यहाँ पर हम सपोर्ट लगा रहे हैं इसकी वजह से नॉर्मल आएगी, जो यहाँ पर सपोर्ट दिखाया गया है इसकी वजह से नॉर्मल आएगी, जो ये हिंज है इसकी वजह से फोर्स आएगा, हिंज की वजह से फोर्स, सपोर्ट की वजह से नॉर्मल, प्लस इसका जो वेट दिखाया गया है वो, प्लस इन तीन के अलावा चौथी फोर्स जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। टोटल 4 फोर्सेस है, और इसमें एक एक्स कंपोनेंट भी आएगा और एक वाई कंपोनेंट भी आएगा। इतनी फोर्सेस यहाँ पर दिखाएंगे। अब पहले आप सिर्फ इतने पॉइंट तक बताइए, रुक जाइए, पहले आप मुझे इतने पॉइंट तक बताएं कि जो इतना सा पार्ट है मेरा, रेस्ट ऑल अभी आप छोड़ दो, जस्ट इतने पार्ट के बारे में बात करते हैं कि इतने पार्ट में क्लैरिटी है या नहीं, बाकी सब चीजें हम बाद में मैनेज करेंगे। यस सर। यस सर। इतने पार्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने जो फोर्स निकाला है उसमें जो मोमेंटम का कैलकुलेशन किया है वो किस तरीके से किया है मैंने, इसको ध्यान से देखिए। सर अगर इसमें ये जो क्लियर होगा पार्टिकल तो आगे किसी, सर जो हाँ, पार्टिकल इसमें से ट्रैक पर आ रहे हैं सर उनकी वेलोसिटी वी है, और सर जब वो ट्रैक को छोड़ लें तब हाँ, वेलोसिटी वी भी है, तो सर इसमें मतलब फ्लो हाँ, कंटिन्यूअस कैसे होगा सर? मतलब जो जो पार्टिकल्स पॉइंट बी पर होंगे सर वो ट्रैक को थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे तो सर पार्टिकल्स ए पर एक्यूमुलेट नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ट्रेजेक्टरी का भी तो फर्क है। जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड मैकेनिक्स में थी कि लिक्विड की 2 पॉइंट पर डिफरेंट वेलोसिटी तो हो ही सकती है। मास कंजर्वेशन लगाते हैं ना, वेलोसिटी कंजर्वेशन तो लगाते नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर वेलोसिटी का फर्क में भी, जिस एरिया से वो फ्लो कर रहे हैं वो एरिया अलग अलग, यहाँ पर फ्लो करने का एरिया डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पर फ्लो करने का एरिया कुछ और हो सकता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन लग सकती है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, उसकी वजह से हो सकता है, पॉसिबल है। एंड अगेन देखो, फिर मैं कह रहा हूँ कि जब हम एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो हम लोग को इससे बॉदर नहीं करना है। हमारे क्वेश्चन में जब उन्होंने कहा है कि ऐसा हो रहा है तो वो आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आप न्यूटन लॉ यहाँ कैसे लगाते हो, बस इतना सा। और उस न्यूटन लॉ को लगाने में इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर हम अभी ध्यान नहीं दे रहे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने सिस्टम क्या चूज किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके सिस्टम में कौन कौन है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, भी समझिए चीज। मतलब ये हमारा कंसर्न नहीं है कि ये वीए से वीबी कैसे हो गया, हमारा कंसर्न नहीं है, होगा कोई रीजन रहा होगा, एरिया होगा। हमारा कंसर्न ये है हम न्यूटन लॉ यहाँ कैसे लगा रहे हैं। तो एक बात थोड़ा सा और ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या कह रहे हैं, आपने सिस्टम के मोमेंटम में चेंज निकाला, उसको dt से डिवाइड किया और हमने फोर्स निकाला। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ये कौन सा फोर्स है। मतलब हम जब न्यूटन लॉ लगा रहे होते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यूज कर रहे होते हैं, कहीं भी यूज करें, चाहे यहाँ यूज करिए किसी और न्यूमेरिकल में यूज करिए, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये जो dp बाई dt करके आप फोर्स निकालते हो, F इक्वल टू dp बाई dt, ये कौन सा फोर्स होता है। न्यूटन सेकंड लॉ में dp बाई dt के बारे में क्या कहा गया है कि ये कौन सा फोर्स है। तो अगर इसकी क्लैरिटी हो मेरे को कि dp बाई dt बराबर फोर्स, हम सबको पता है, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को पता है, जिसकी भी जेई एडवांस की प्रिपरेशन हो रही होगी उसको ये पता है कि क्या होता है। अगर आप ध्यान दोगे तो जब भी इस फॉर्मूले को पढ़ा गया होगा, जब भी ये लॉ आपको पढ़ाया गया होगा कि दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, तो उन्होंने यहाँ पर एफ के नीचे एक वर्ड यूज किया गया है, ऑलवेज। dp बाई dt इज ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है, दिस वर्ड एक्सटर्नल मीन्स, और हमें थोड़ा सा बस केयर इस बात का करना होता है। केयर सिर्फ आप एक बात, जब आप करोगे जेई एडवांस में बैठे हो, न्यूमेरिकल लगा रहे हो, तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन इस बात पर रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना होता है कि यार ये जो मोमेंटम है ये किसका है। मतलब आप यहाँ पे जो मोमेंटम लिख रहे हो वो किसका लिख रहे हो। तो हमने यहाँ पर मोमेंटम किसका लिखा हुआ है, हमने ये जो मोमेंटम निकाला है ये किस चीज का निकाला है,
तो हमने एक सिस्टम का निकाला है। सिस्टम में कौन कौन है? ट्रैक, ट्रैक के ऊपर वाले पार्टिकल्स और प्लस ये जो पार्टिकल्स आने वाले, ये सिस्टम में मेरा। अब आपके सिस्टम में जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, इस सिस्टम में जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, अगर ये आपस में कोई फोर्स लगा रहे हैं, आपके सिस्टम में 3 चीजें हैं, तो ये 3 चीजें एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही होंगी, उसको कौन सी कैटेगरी का फोर्स मानेंगे? मैं इस कंटेक्स्ट में बात करें, एक्सटर्नल और इंटरनल के कंटेक्स्ट में बात करें अगर, तो सिस्टम में ये 3 पार्ट है। अगर ये ट्रैक पार्टिकल पर लगा रहा है या पार्टिकल ट्रैक पर फोर्स लगा रहा है, तो ये कौन सी कैटेगरी का फोर्स माना जाए? ऑब्वियसली इसको हम इंटरनल फोर्स मानते हैं। और न्यूटन सेकंड लॉ क्लियरली बोलता है कि जब आप dp बाई dt करते हो, तो dp बाई dt करके जो फोर्स आपको मिलता है वो उस पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स होता है, उस पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स, लेकिन वो एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू आना चाहिए। दैट मीन्स, हमको फिर से बोल रहा हूं, देखिए, हम dp बाई dt बराबर f, ये सब करके आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, बट जिस फोर्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो फोर्स कौन सा है? तो वो फोर्स सिस्टम पर लगने वाले बाहर से जो फोर्सेस आ रहे हैं, बाहर से कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं यहाँ पर इन सिस्टम्स में, बाहर से कौन कौन से फोर्स? तो बाहर वाले फोर्स चेक करिएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में कौन कौन से हैं? ग्रेविटी की फोर्स, क्योंकि ये अर्थ की वजह से लगती है और अर्थ सिस्टम का पार्ट नहीं है। कोई भी चीज जो सिस्टम के पार्ट सिस्टम में नहीं है, एनीथिंग विच इज नॉट इनसाइड द सिस्टम, अगर उससे फोर्स आएगा तो वो एक्सटर्नल मानेंगे। अर्थ इज नॉट द सिस्टम, तो वेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया। हिंज सिस्टम में नहीं है, तो एनी फोर्स बाय द हिंज एक्सटर्नल है। सपोर्ट इज नॉट इन द सिस्टम, फोर्स बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो यहां पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं हमारे, उन सब की जब रिजल्टेंट वैल्यू निकाली जाएगी, एक सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस की जब भी आप रिजल्टेंट वैल्यू निकालोगे, तो वो हमेशा मैच कर रही चाहिए, वो हमेशा बराबर होनी चाहिए dp बाई dt के। यही न्यूटन सेकंड लॉ, ये है न्यूटन सेकंड लॉ। इसको बड़े ध्यान से समझना होगा। हम लोग को क्या लगता है, या मैक्सिमम लोग को ये लगता है कि जैसे dp बाई dt करके हमने f निकाला, मान लीजिए हमने कहा कि dp बाई dt बराबर f, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई और फोर्स आ गई। आप इसको ऐसा समझो, अगर मैंने कोई m kg की बॉडी ली और उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया या f का फोर्स लगाया, और हमने कहा कि f बराबर ma, तो क्या m इंटू a ये भी कोई फोर्स है क्या? या अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को हम m इंटू a के बराबर लिखते हैं? हमने कोई फोर्स f लगाई एक m मास की बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से ये बॉडी एक्सेलरेट कर गई, तो जो हमने फोर्स लगाया, बॉडी का मास और उस बॉडी का एक्सेलरेशन, ये उनके बीच इक्वेशन बनाई गई है। जो फोर्स आपने लगाई उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आया, ये उसकी इक्वेशन है। कंफ्यूजन हम लोग को ये है, हमारे माइंड में अभी भी इस टाइप की कंफ्यूजन हो सकती है, m इंटू ए ये कोई फोर्स है जो इस पर लग रही है। सच क्या है, फैक्ट क्या है कि जो फोर्स आपने लगाई उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है बिटवीन द फोर्स एंड एक्सेलरेशन। सिमिलरली, अगर हमने कोई m मास की बॉडी ली, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई है, हमने फोर्स लगाया और थोड़ी देर बाद यही मास एक डिफरेंट वेलोसिटी पे चल रहा है, थोड़ी देर बाद इसी मास की वेलोसिटी vf हो गई। तो इस मास की वेलोसिटी में जो चेंज आया है, ये जो मास है इस सर्टेन वेलोसिटी से चल रहा था, हमने फोर्स लगाया और अब इसकी वेलोसिटी बदल गई, तो जो इसकी वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है।
तो हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइड फोर्स और उसकी वजह से जो मोमेंटम बदला है, इनके बीच एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं कि दैट एफ इक्वल टू एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मतलब कि डीपी बाई डी किया आपने, तो डीपी बाई डी करके हमने कोई नई फोर्स थोड़ी लगा दी है। आपने पहले फोर्स लगाया है, ध्यान दीजिएगा, पहले फोर्स लगा और उससे मोमेंटम बदला। ये इक्वेशन सिर्फ आपको ये बताती है कि जो फोर्स आपने लगाई थी और जो उसकी वजह से जो मोमेंटम बदला, उनमें क्या रिलेशन चल रहा है। हमने फोर्स लगाई, मोमेंटम बदल गया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने फोर्स लगाई और जो मोमेंटम बदला, उनमें क्या इक्वेशन बनेगी। तो ये वो इक्वेशन मीन्स हम लोगों ने यहाँ पर डीपी बाई डी करके एफ निकाल दिया। अब इसको समझने में गलती कर जाते हैं। आप डीपी बाई डी करके फोर्स निकालते हैं, बट ध्यान सुनिएगा, डीपी बाई डी करके आप क्या कर रहे हो, डीपी बाई डी करके आप ये पता लगा रहे हो कि इस सिस्टम पर जितने भी फोर्स लग रहे थे, इस सिस्टम पर जितने भी फोर्स लग रहे थे, उनका रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है। इसको ऐसे समझिएगा, पहले फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम चेंज होगा, या फिर पहले मोमेंटम चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से नया फोर्स आ जाएगा कोई। तो बट ऑब्वियस है कि भाई अगर मोमेंटम बदला हुआ है तो इसका मतलब सिस्टम पर कोई फोर्स लगाई गई थी जिसकी वजह से मोमेंटम बदला है। तो यहां पर जो एफ लिख रहे हैं, ये एक नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। तो पहले हम ये पता लगाते हैं कि हमारे सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं, इस पूरे सिस्टम में कौन कौन से फोर्स एक्सटर्नली काम कर रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम में अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस देखें तो देखिएगा, पॉइंट सी पर हिंज की वजह से फोर्स आ रहा होगा। मान लेते हैं कि एफ एक्स और एफ वाई, ये इसे हिंज के फोर्स है। आंसर शीट से मैच करने के लिए इसको हम सी एक्स और सी वाई कर रहे हैं। जो ये सपोर्ट है, यहां से फोर्स आ रहा है, इसको बी कर लीजिए। मतलब बी पॉइंट का फोर्स, सी एक्स और सी वाई मतलब पॉइंट सी पर लगने वाले फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगने वाला डब्ल्यू। अब बात समझो, क्योंकि इस सिस्टम पर ये सारे फोर्सेस ऑलरेडी लग रहे हैं, इस सिस्टम पर ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। इन चार फोर्सेस की वजह से मोमेंटम में ये चेंज आया है, एंड देयरफॉर इन चारों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट वैल्यू होना चाहिए, इन चारों फोर्सेस की जो रिजल्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, वो इसके बराबर आनी चाहिए। हमारे पास कोई सिस्टम है, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और यही फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है मोमेंटम को बदलने के। इनकी वजह से मोमेंटम चेंज हुआ है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम को हम कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इफेक्ट है और ये उसका कॉज है। ये कॉज है, ये इफेक्ट है, और हम लोग कॉज और इफेक्ट के बीच में एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं। अभी हुआ क्लियर या इसमें डाउट है अभी कोई और? समझ क्लियर है। अब फर्दर इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, फर्दर कौन सी इक्वेशंस बनाए, देखिए इसके आगे और भी इक्वेशंस बन रही है आंसर लाने के। तो हम डीपी बाई डी करेंगे तो हमारा कुछ तो आंसर आएगा, मतलब माइनस माइनस करोगे तो कुछ तो आंसर आ ही जाएगा। और इधर देखिए, इधर कौन कौन से फोर्स आपके लगे हुए हैं, सिस्टम पे कौन कौन से फोर्स यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो सिस्टम पे जो फोर्स दिख रहे हैं, इनका रिजल्टेंट और जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ये मैच करना चाहिए, इनको आपस में मैच कराएं।
मतलब हम ये कर सकते हैं, जब आप इसको, अभी जगह नहीं है इसलिए वर्बली बोल रहे हैं, आपको खुद ही करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डी टी करोगे तो यहाँ पर फोर्स में कुछ एक्स कंपोनेंट आएगा और फोर्स में कुछ वाई कंपोनेंट भी आएगा जब इसको करोगे तो। और फ्री बॉडी डायग्राम ये है। तो करना आपको ये है कि इधर जब सॉल्व करेंगे तो जितना कंपोनेंट आई कैप में आ रहा है, जो भी इसमें आई कैप वाला पार्ट आएगा, उसको कंपेयर करना होगा यहाँ पर हॉरिजेंटल लगने वाला फोर्स। इस डायग्राम के हिसाब से सी एक्स वाला फोर्स, मतलब ये जो सी एक्स आएगा यहाँ पर, ये बराबर होना चाहिए पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डी टी में जो भी आपका आई कैप वाला पार्ट होगा, मतलब आई कैप पार्ट इन डीपी बाई डी टी। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ जे कैप का भी पार्ट आएगा, तो इसमें जो जे कैप वाला पार्ट आएगा उसको कंपेयर करेंगे यहाँ पर वाई एक्सिस के जो फोर्सेस है, वाई एक्सिस के फोर्सेस बी है, डब्ल्यू है, सी वाई है। तो बी प्लस डब्ल्यू पॉजिटिव डायरेक्शंस में और माइनस डब्ल्यू, सॉरी बी प्लस सी वाई माइनस डब्ल्यू बराबर जो भी उसका जे कैप पार्ट आएगा, जे कैप पार्ट इन डीपी बाई डी। तो दो इक्वेशंस ये बन जाएंगी, दो इक्वेशंस ये बनेंगी और हमारे पास अननोन तीन अननोन है, ये फोर्स अननोन है, ये फोर्स अननोन है, ये फोर्स अननोन है। तो दो इक्वेशन तो ये बन जाएंगी और एक और इक्वेशन चाहिए। अब आप सोच सकते हो कि ये जो डिस्टेंसेस प्रोवाइड की गई हैं ये इनका क्या काम था? टॉर्क बैलेंस करना है। कौन से पॉइंट के अबाउट? तो हमारी मर्जी है, हम चाहे पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दें, चाहे तो जी के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दें, चाहे तो बी के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दें। बट हमेशा एक बात कही गई थी कि कन्वीनियंस हमको वहां पे होती है जब हम टॉर्क का बैलेंसिंग किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट करें जहां पर ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो। अगर आप पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे तो एडवांटेज होगा, एडवांटेज ये होगा कि पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क निकालने वक्त सी एक्स और सी वाई के टॉर्क जीरो हो जाएंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट जब हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे होंगे तो एक डब्ल्यू का टॉर्क आएगा और एक बी पर लगने वाले फोर्स का टॉर्क आएगा। इन दोनों फोर्सेस की टॉर्क पॉइंट सी के अबाउट जब बैलेंस करेंगे तो उससे बी की वैल्यू मिल जाएगी, और जब बी की वैल्यू मिल जाएगी तो इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सी एक्स और सी वाई की वैल्यू मिलेगी। क्लियर हुआ है चीज? यस सर। यस सर। ठीक है। हमेशा बस ये ध्यान रखिएगा कि डीपी बाई डी कोई नया फोर्स नहीं है, पहले हमने कोई फोर्स लगाई है, उसकी वजह से मोमेंटम बदला है। तो जब आप चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये किन फोर्सेस की वजह से हुआ है। मोमेंटम का चेंज किसी फोर्स की वजह से आता है। अगले एग्जांपल पे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल पे, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको डायग्राम मिल गया होगा, अगर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को पढ़ें, मतलब प्रॉब्लम नंबर 3 जिसको कहा गया, थर्ड प्रॉब्लम को, इसको पढ़ें अगर, जो प्रॉब्लम नंबर 3 है, देखिए यही सब चीजें मॉडिफाई होकर के जेई में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जा सकती है। मैं दिखा रहा हूं कैसे। हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 3 में यहाँ पर एक ट्रैक बनाया है और कहा है कि ये ट्रैक एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये जो ए से बी तक का ट्रैक है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। वो वी दे रखा है, इसकी कैपिटल वी दे रखा है कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है।
और यहां से कोई नोजल है, उस नोजल के थ्रू हम वाटर भेज रहे हैं, कोई पाइप है उसके थ्रू हम यहां से पानी भेज रहे हैं विथ वेलोसिटी va। और जैसा क्वेश्चन में कहा गया है उसके हिसाब से ये जो वाटर आप भेज रहे हो ये इससे ऐसे करके फ्लो कर रहा है, मतलब ये इस प्लेट को हिट करता है, उसके बाद ऐसे चला जाता है एंड देन यहां पर आ जाता है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। पॉइंट बी पे जो टेंजेंट है उसका एंगल भी क्वेश्चन में दिया हुआ। तो एक बार अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें मिलेंगी, लेकिन इसमें देखो दिमाग क्या लगा रहा है। क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लो जल्दी से, आई मीन डेटा पहले माइंड में बिठाओ कि क्या क्या दिया है। क्वेश्चन को रीड करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार डेटा अपने माइंड में बिठाइए, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। पढ़ लिया इसमें? यस Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ लिया और समझ में आना चाहिए क्या है। तो करें स्टार्ट। देखो देखिए इसमें सबसे पहले एक लाइन लिखी गई है, चौथी लाइन पढ़ो। एज्यूमिंग दैट द वाटर मूव अलोंग द ब्लेड एट कांस्टेंट स्पीड। एज्यूमिंग दैट ये जो वाटर है ये इस ब्लेड के अलोंग कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। एज्यूमिंग दैट दिस वाटर मूव अलोंग दिस ब्लेड, एबी को ब्लेड कहा गया है, इसके अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ये कहा है उन्होंने। ये बहुत बड़ी हिंट है, बहुत बड़ी हिंट है इस क्वेश्चन को करने की। ये वाटर इस ब्लेड के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। तो क्या करना होगा देखो, सारी वर्किंग विथ रिस्पेक्ट टू ए बी करिए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ए बी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पर है। अगर ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पर है तो ये इनर्शियल फ्रेम माना जाए। नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन ये होती है कि जिसमें एक्सेलरेशन हो। क्वेश्चन कह रहा है कि ये ब्लेड कांस्टेंट वेलोसिटी पर है, मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो इसको हम इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं। और इसको इनर्शियल फ्रेम मानेंगे तो न्यूटन लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि न्यूटन लॉ इनर्शियल फ्रेम्स में काम करता है। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू ए बी जा रहे हैं, इस ए बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। हमें कोई स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब आप ए बी के रिस्पेक्ट में जाओगे तो ए बी को तो स्टेशनरी मान सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू ए बी का मतलब ए बी को आप मान लेते हैं कि ये रुका हुआ है, स्टेशनरी मान लीजिए इसको। लेकिन उस केस में जो वाटर की वेलोसिटी है ये रिलेटिव करनी पड़ेगी। अगर ये वी ए स्पीड से चल रहा है और ये कैपिटल वी से चल रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में जब देखेंगे तो यहाँ पर एक रिलेटिव वेलोसिटी है, उसको हम वी ए माइनस कैपिटल वी कर देते हैं। और सपोज ये यू है मान लेते हैं, इसको यू मान लेते हैं। और अब आप ए बी को स्टेशनरी मान सकते हो कि ए बी अब रेस्ट पर है। रिलेटिव करने का मतलब यही होता है कि जिसके रिलेटिवली हमने किया है उसको स्टेशनरी मान सकते हैं। तो नाउ ए बी एक रेस्ट पर आ गया। अब जब ए बी रेस्ट पर आ गया तब सिचुएशन पिछले प्रॉब्लम वाली ही होगी। मैं सिस्टम क्या चूज कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा। अब मेरा सिस्टम क्या है, सिस्टम में ए बी है प्लस जितना वाटर ए बी के ऊपर है, मतलब ये वाला वाटर है, जितना वाटर इस ए बी के ऊपर होगा इसको भी सिस्टम मान लेते हैं। और जो वाटर यहां से आने वाला है प्लस वाटर कमिंग इन dt टाइम।
ये मेरा सिस्टम है, मतलब मेरे सिस्टम में थोड़ा सा वाटर ये वाला, जितना वाटर ऊपर है, और प्लस ये ए बी, ये तीन चीजें मेरे सिस्टम में। अब चेक करते हैं कि इस सिस्टम पे कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, ऑलरेडी लग रहे हैं, पहले से ही कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, उन्हीं की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ होगा। तो दो काम हमको करने होते हैं। पहला काम हमको ये करना होता है कि ये चेक करा जाए कि यहाँ कौन कौन से फोर्स है, और दूसरा काम ये होता है कि उन फोर्सेस का रिजल्टेंट डीपी बाई डी टी होना चाहिए। तो पहले तो फोर्सेस चेक करते हैं कौन कौन से हैं, और उसके बाद चेक करेंगे कि डीपी बाई डी टी कितना आ रहा है। डीपी बाई डी टी ईजी है। डीपी बाई डी टी इसलिए ईजी है, मोमेंटम का चेंज निकालना आसान है इस क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे तो उसमें आपको यहाँ जो नोजल था उसका एरिया दे रखा है, यहाँ पे जो नोजल है उसका एरिया क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, और जब एरिया प्रोवाइडेड है तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से देखिए, अगर एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस यू, इसको कहते हैं वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम पर सेकेंड को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मास पर सेकेंड। इतना मास पर सेकेंड आ रहा है, उसको dt से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो dt टाइम का मास हो गया। और dt टाइम का मास मतलब ये वाला मास निकाला जा रहा है। dt टाइम में यही वो वाटर है जो ब्लेड के ऊपर चला जाएगा। तो dt टाइम का मास मतलब ये वाला मास जो इस समय u वेलोसिटी से चल रहा है। तो इसका मोमेंटम निकालने के लिए मास इंटू वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। और dt टाइम के बाद, dt टाइम के बाद ये जो मास है, ये मास तो नोजल से निकल के ब्लेड के ऊपर आ जाएगा, और ब्लेड पर से कुछ मास, ब्लेड पर से कोई मास पॉइंट बी से बाहर चला जाएगा। कंटिन्यूटी के हिसाब से जितना मास आएगा उतना मास यहां से जाएगा भी। तो जाने वाले का मोमेंटम पी फाइनल, मास उतना ही रहेगा। और यही हमारे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिराइव करने का बेसिक था। a1 v1 इक्वल टू a2 v2 ऐसे ही डिराइव हुआ था। तो जितना मास आ रहा उतना मास चला गया, लेकिन जाने वाले मास, जो मास जा रहा है वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है। स्पीड नहीं बदली है उसकी, क्वेश्चन के हिसाब से वो भी यू स्पीड पर है, लेकिन ये यू स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वो यू स्पीड थीटा एंगल पर है। तो जब ये थीटा एंगल पर है तो उस हिसाब से इसके मोमेंटम लिखेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे। cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और फिर हम p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन dt करेंगे, और ये करके हम f निकाल लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये प्योरली मैथमेटिक्स चल रही है। ये सब करके हम f निकाल लेंगे। मुद्दा ये है कि जो ये f निकाल रहे हो वो कौन सा फोर्स है। आपको सारा दिमाग इसके ऊपर खर्च करना है कि जो ये हम काम करके मोमेंटम करके फोर्स निकाल तो रहे हैं, है कौन सा फोर्स ये। क्या ये कोई नई फोर्स है, या जो फोर्स पहले से एडजस्ट कर रही थी उन्हीं का रिजल्टेंट है ये। तो इसको न्यूटन लॉ ने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कि ये पहले से जो फोर्स एडजस्ट करती हैं उनके रिजल्टेंट की वैल्यू। तो बेसिकली हमको दिमाग ये लगाना है कि कौन कौन से फोर्स एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। आप सिर्फ ये लगाइए कि यहाँ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस सिस्टम पर, एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से लग रहे हो। मतलब कि ए बी और वाटर आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे यहाँ पर, हमें वो देखना है।
यहाँ तक ओके कर दिए, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में हम स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले दो क्वेश्चंस में मेरे को बेसिकली आपको बार बार ये समझाना है कि आप चेंज इन मोमेंटम कैसे देख रहे हो। यहाँ तक इजीली हो जाएगा। आगे कौन सा फोर्स निकालेंगे? अच्छा, यहाँ पर भी क्लियर है कि जब आप ये चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो कुछ आई कैप आएगा और कुछ जे कैप आएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। जब करेंगे तो कुछ आई कैप का टर्म आएगा, कुछ जे कैप का टर्म आ जाएगा। ये इस पूरे सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है। वो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पर कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा? सो अगर क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें लाइनें सब कुछ लिखी हुई है, सब कुछ लाइनें लिखी हुई है कि वहां पर कौन सा फोर्स होगा। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो, और ध्यान से ये भी पढ़ना है कि हम इस समय कौन से फ्रेम में चलेंगे, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है यहाँ पर। बताए आगे, मतलब ये रेडी है कि नहीं? एक इम्पोर्टेंट चीज है। सर बी हम लोग कौन से फ्रेम, सर बी पे जो वेलोसिटी यू ले लिया सर, यू कैसे होगी वहां पे, मतलब वेक्टर की तरीके। मैं इसीलिए कह, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, मैग्नीट्यूड यू है, और ये कहाँ से लिखा, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, उस पर लाइन लिखी हुई है, मतलब ये मैंने अपने मन से नहीं लिया है। क्वेश्चन में वो कौन सी लाइन है, देखिए, assuming that the water move along the blade at constant speed। हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, वो खुद कह रहा है कि जो इस ब्लेड पर पानी चल रहा है उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो ये हिंट नहीं होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू ए बी पानी की स्पीड यहाँ पर और यहाँ पर एक ही होनी चाहिए? सर पर उसमें ये फ्रेम थोड़ी दिया, वो तो ग्राउंड फ्रेम से हो सकता है सेम दी हो, और फिर लेकिन जब नहीं, हमने अरे फ्रेम दिया है भाई, आप समझ नहीं पाते। वो कह रहा है कि इट मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड अलोंग द ब्लेड। अगर मैं आपसे कहूं कि अ पर्सन इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी इनसाइड द ट्रेन, तो ये ट्रेन के फ्रेम में ही तो गए हम। खुद ही कह रहे हैं ना कि वाटर इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड अलोंग द ब्लेड, मतलब इस सरफेस के अलाउंग उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ये तो कहना चाह रहा था। ओके डायरेक्टली नहीं बोला हुआ है, बट ये यही तो लैंग्वेज का गेम समझाने के लिए हम क्वेश्चन आपको भेजा है मैंने, मतलब समझाने की बजाय मैंने रिटन फॉर्म में क्वेश्चन इसलिए भेजा है ताकि लैंग्वेज प्रैक्टिस भी करें। ये जो लाइन लिखी गई है ना, ये हिंट है, इसका मतलब वो जिस स्पीड से यहाँ है वही स्पीड यहाँ पे। अब आते हैं, देखिए, अब आइए जरा यहाँ पर, हम लोग जरा ध्यान से देखें, हम लोग इन द फ्रेम ऑफ ए बी है, हम इन फ्रेम ऑफ ए बी है। फ्रेम ऑफ ए बी का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए बी देख रहे हो, यानी कि हमारा ऑब्जर्वर ए बी पर, एक तरीके से ऐसे मान, और ए बी चल तो रहा नहीं है, सिस्टम ए बी मूव कर नहीं रहा। तो ध्यान से सुनिएगा जो मेरी पूरी बात है। हमने कहा कि हमने ये सारी वर्किंग विथ रिस्पेक्ट टू ए बी करी है, मतलब ये जो ए बी है इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले गए, तो ये एक रुका हुआ सरफेस है, इसके रिलेटिवली हम देख। अब एक और बात समझिएगा, जब आप F इक्वल टू डी पी बाई डी टी लगाते हो, किसी भी इक्वेशन में F इक्वल टू डी पी बाई डी टी लगाते हो, तो उसमें जो हम मोमेंटम चेक कर रहे होते हैं और जो फोर्स चेक कर रहे होते हैं, ये उस रेफरेंस फ्रेम का होता है या फिर रेफरेंस फ्रेम से हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसका होता है। F इक्वल टू एम ए लगाते हैं या फिर F इक्वल टू डी पी बाई डी टी लगाते हैं, कुछ भी करिए मान लीजिए, तो ये होता किसका है? मतलब मान लीजिए कि कोई एक लिफ्ट है, वो ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, उसके इनसाइड पर, उसके इनसाइड एक पुली वगैरह है, हम लोग इसका एक्सेलरेशन पुली के फ्रेम में निकालते हैं, तो उसके लिए mg, स्यूडो फोर्स, टेंशन, वो सब दिखा देते हैं। अब जब आप F इक्वल टू एम ए लगाते हो, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि लिफ्ट के लिए लगाओगे या उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो चीज मूव कर रही है उसके लिए लगाओ?
किसके लिए लगाएं एफ इक्वल टू एम ए, या फिर किसके लिए लगाएं एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी? तो क्लियर आंसर है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप प्रेजेंट है वहां से तो हम देख रहे हैं सब कुछ, बट देख किसको रहे? मतलब हमने कहा कि इन फ्रेम ऑफ ए बी, सो ए बी से तो आप देख रहे हो चीजों को, देख किसको रहे हम? फ्रेम ए बी से हम क्या चीज है जिसका मोमेंटम देख रहे हैं, कौन सी चीज है जिसका मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सी चीज है जो चल रही है, कौन सी चीज है जो मोशन में है। तो ध्यान दीजिए, जब आप इस फ्रेम ए बी से देखेंगे तो आपको ये वाला फ्रेम तो रुका हुआ दिखाई पड़ेगा। ये फ्रेम, ऑब्वियस सी बात है, जिस फ्रेम में आप हैं वो फ्रेम मूविंग नहीं होगा। इस फ्रेम के हिसाब से मूव करने वाली चीज ये वाटर है जो यहाँ से यहाँ से चल रही है, ये वाटर पार्टिकल्स है जो यहाँ से चल रहे हैं। तो जिस जो हम मोमेंटम का चेंज निकाल रहे हैं, ये जो हमने निकाला सब कुछ की एफ बराबर डी पी बाई डी टी, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स कह रहे हैं कि दिस एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए बी है। एंड अब यहाँ पर एक रेक्टिफिकेशन ये है कि नाउ दिस ए बी, हमने कहा था कि हम सिस्टम चूज कर रहे हैं ए बी प्लस वाटर ऑन ए बी प्लस वाटर कमिंग इन डी टी, ये सब मान लिया सबने। क्वेश्चन की तीसरी लाइन को यूज करा, क्वेश्चन की जैसे अभी इन्होंने एक डाउट पूछा था, इन्होंने एक डाउट ये पूछा कि यहाँ पर यू स्पीड कैसे मान लिया आपने, मतलब ये कैसे मान लिया कि यहाँ पर यू स्पीड है। तो मैं फिर से हमने नहीं माना, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर कितनी स्पीड है। जब मैंने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा तो उसमें कहा है कि ये ब्लेड के अलोंग कांस्टेंट स्पीड है। तो जब मैंने उस लाइन को पढ़ा तो मैंने यहाँ पर वापस यू स्पीड कर दिया क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बेस पर। लेकिन इसको यू स्पीड लिखने का मतलब मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ए बी कहना पड़ेगा। ए बी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप सिस्टम से बाहर करें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जब भी हम सिस्टम डिफाइन करेंगे, हमने मान लिया कि इनिशियली हमने ये तीनों सिस्टम डिफाइन किए, बाद में क्वेश्चन के लैंग्वेज के बाद पर हमको डिसीजन लेना पड़ा कि यार ए बी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जब ए बी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ये सिस्टम में नहीं रह सकता, इसको सिस्टम से बाहर कर दिया हमने। इसका मतलब हमारा सिस्टम ये है, और इसके लिए मोमेंटम का चेंज निकाला गया। तो जो ये एक्सटर्नल फोर्स हमने निकाला है, ये आपने निकाला है सिस्टम के ऊपर। सिस्टम में क्या है, वाटर, यानी कि ये फोर्स जो हम निकाल रहे हैं, जो भी इसका आंसर आ रहा होगा, ये इस वाटर पे लग रहा होगा। ये इस वाटर पे लगने वाला फोर्स है, जिसका कुछ एक्स कंपोनेंट आएगा और कुछ वाई कंपोनेंट आएगा। और यही पूछा भी गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन के पहले पार्ट में यही पूछा गया है कि कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लेड ऑन द बाय दिस ऑन दिस, ध्यान से पढ़िएगा, बाय द ब्लेड ऑन द वाटर, ये क्वेश्चन है मेरा। ये फोर्स निकालना है कि ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। अब आप ध्यान से सोचो, अगर इस ब्लेड की वजह से वाटर पर फोर्स लग रहा है और वो मुझे निकालना है, तो F बराबर dp बाई dt के थ्रू वो फोर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब वो फोर्स एक्सटर्नल कैटेगरी में चले। dp बाई dt करके आप इंटरनल फोर्स कभी निकाल ही नहीं सकते। अगर हम इन तीनों को अपना सिस्टम मान लेंगे तो ए बी और वाटर एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये तो हम dp बाई dt से कभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि dp बाई dt से आप हमेशा एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं। अगर इन सब को सिस्टम में काउंट कर लेंगे तो ए बी और वाटर आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो इंटरनल है, उसका कैलकुलेशन कभी भी dp बाई dt से नहीं हो सकता।
अगर उस फोर्स का कैलकुलेशन मुझे dt बाई dt से करना है तो फिर ए बी को सिस्टम से बाहर कर लेते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ए बी वैसे भी नहीं चल रहा, ए बी एट रेस्ट है, तो वो सिस्टम में रहे ना रहे उससे मोमेंटम में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर दिया गया वो मैच कर जाएगा आपका। जो भी आंसर आना होगा इसके थ्रू मैच कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और इसका जो बी पार्ट है, क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, क्वेश्चन का एक बी पार्ट है कि वेलोसिटी कैपिटल वी फॉर विच मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड इज डेवलप। क्वेश्चन का जो बी पार्ट है कि जो कैपिटल वी है वो कितना होना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम पावर डिलीवर की जाए। तो ध्यान से देखो, यहाँ तक पहले बताइए ओके है तो आगे बढ़े। यस Yes, sir. तो ना नेक्स्ट पार्ट, ये जो फोर्स है मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये फोर्स कौन सा निकाला है, इसकी बहुत अच्छी क्लैरिटी चाहिए मेरे को। डीपी बाई dt से जो हमने फोर्स निकाला है वो क्या है, कौन सा फोर्स। यहाँ पर ये फोर्स जो आपने निकाला है, ये जो ब्लेड है और ये जो वाटर है, इनके बीच लगने वाला फोर्स। अभी जो फोर्स निकाला गया है, अभी ये जो फोर्स आपने निकाला है, ये ऑन वाटर बाय ब्लेड। अब न्यूटन थर्ड लॉ, अगर ये फोर्स ऑन द वाटर बाय द ब्लेड है तो फोर्स ऑन ब्लेड बाय वाटर अगर निकालना हो, अगर ये निकालना मेरे को, तो जो भी यहाँ पर आंसर आ रहा होगा बस उसमें माइनस मल्टीप्लाई कीजिए न्यूटन थर्ड लॉ से। जो भी यहाँ पर फोर्स आ रही होगी उसका नेगेटिव कर लो तो ये आ जाएगा। और जो ब्लेड है, जो ब्लेड ए बी है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। जब यहां से फोर्स निकालेंगे और उसका अपोजिट करके ऑन ब्लेड चेक करेंगे तो ब्लेड के ऊपर भी दो फोर्स आएंगे, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। ऑब्वियसली दो फोर्स आएंगी यहाँ पर, जिसमें जो पावर डेवलप होगी, पावर फोर्स और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट से आता है, तो पावर बनेगी एफ एक्स और कैपिटल वी से। तो एफ एक्स और कैपिटल वी को मल्टीप्लाई करके पावर आएगी, पावर इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल वी। और फिर इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमा की प्रॉपर्टी लगाएंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर पूछा जा रहा है। तो ये करके सर अपने आप यहाँ एक बार जो चेक करिएगा। तो सर यहाँ हाँ जी, जो हम लोग ने फोर्स कैलकुलेट करा है वो केवल ब्लेड के थ्रू थोड़ी होगा, वो तो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू होगा। बहुत नहीं तो और कौन, चलिए अभी अच्छा क्वेश्चन है। आपका कहना है कि जो हमने dt बाई dt करके फोर्स निकाला वो इस वाटर पर लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्स, और ब्लेड का फोर्स उसमें से सिर्फ एक पार्ट होगा, उसके अलावा और भी फोर्स आ रहे होंगे, यही तो कहना है। यस एक बार बताइए, ये जो वाटर है ये कहाँ पर फ्लो कर रहा है, ये किसी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है या ओपन फ्लो कर रहा है। सर, ओपन फ्लो। तो अगर ओपन स्पेस में कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो प्रेशर की फोर्स वहां नहीं आएगी, क्योंकि ओपन स्पेस होने की वजह से यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, 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 यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब प्रेशर यूनिफॉर्म होता है तो किसी भी क्लोज सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो आती है। और सर ग्रेविटी के थ्रू। हाँ, ग्रेविटी मान सकते हैं कि ग्रेविटी होगा, उसके लिए फिर हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी को यहाँ पर अवॉइड किया हुआ है, वो आपकी बात मान सकते हैं कि ग्रेविटी काउंट होगी। बिल्कुल सही है, ये जो फोर्स आप निकाल रहे हैं इसमें ग्रेविटी काउंट।
फोर्स बाय ब्लेड के अलावा ग्रेविटी का फोर्स भी हम काउंट करेंगे, मान सकते हैं। उसको हम ये मान सकते हैं कि स्मॉल होने की वजह से इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, या फिर डेंसिटी काफी लो होगी मान लीजिए तो ग्रेविटी की फोर्स हमने नेग्लेक्ट कर दी, ये मान सकते हैं। और कोई डाउट? नो मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके पहले एक बार देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है आपको जल्दी से निकालना होगा। एक अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें एक जेट प्लेन का क्वेश्चन, जेट प्लेन का क्वेश्चन है। तो जैसे अगर फिगर आप देखोगे तो उसमें एक इस तरीके से एक प्लेन बनाया गया है और उसमें प्लेन की एक वेलोसिटी दिखाई गई है और प्लेन में एक सिलेंडर टाइप की चीज दिखाई गई है। वो सिलेंडर एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई प्लेन हवा में चलता है तो जिस तरफ वो प्लेन जा रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर आती है। मतलब अगर ये प्लेन इस तरफ जाएगा तो उसके अपोजिट एयर आएगी। एंड नॉर्मली ये माना जाता है कि जेट प्लेन्स का मूव करने का कंसेप्ट इसके एक सिमिलर बिल्कुल लगभग ऐसा ही चीज एक जेई में आया हुआ था, लेकिन वहां पर बर्नौली का क्वेश्चन था। तो उसमें अगर आप ये फिगर देखोगे तो उसमें जैसे ये लिखा हुआ है कि ये जेट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है। तो जब ये जेट जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में एयर जो होगी वो जेट के फ्रंट वाले, यहाँ पे जो फ्रंट में होल बना हुआ, सिलेंडर का जो फ्रंट होल बना हुआ, इसके अंदर हवा जाएगी। अब अगर जेट वी स्पीड से इधर चल रहा होगा तो हवा वी स्पीड से पीछे आएगी और वो तो ये फ्रंट में सर्किल आप देख रहे हो, इस फ्रंट सर्किल में हवा घुसेगी और उस हवा की स्पीड वही रखनी होगी जो प्लेन की स्पीड है। जिस स्पीड से प्लेन चलेगा उसी स्पीड से हवा उसमें एंटर करेगी। लेकिन जो बैक साइड पर सर्किल देख रहे हैं जहां से वो हवा निकल रही है ये एक अलग स्पीड है। मतलब इस पाइप के अंदर, ये जो पाइप है इसके अंदर से जब हवा निकली तो स्पीड बढ़ गई उसकी या घट गई, जो भी हुआ। क्वेश्चन में दिया होगा, देखिए जो जेट प्लेन है उसकी स्पीड क्वेश्चन में 900 किलोमीटर पर आवर दी थी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दी तो ये करीब 250 मीटर पर सेकंड हुआ। यानी ये प्लेन 250 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो 250 मीटर पर सेकंड से हवा इस प्लेन के अंदर गई और 660 मीटर पर सेकंड से बाहर निकली। तो खुद लॉजिक सोचिए कि हवा जब इस जेट प्लेन के अंदर जा रही, प्लेन के अंदर का मतलब प्लेन के केबिन के अंदर नहीं, प्लेन के अंदर जाने का मतलब जो साइड में सिलेंडर बना है इसके अंदर 250 की स्पीड से हवा घुसी और 660 की स्पीड से बाहर निकल रही है। इसका मतलब अंदर हवा को एक्सेलरेट किया जा रहा है। 250 से जा रही है, 660 से बाहर निकल रही है हवा, इसका मतलब एयर एक्सेलरेट हो रही है। तो उस एयर पर कोई फोर्स लगा होगा। अब यहाँ पर भी ग्रेविटी को इग्नोर करिए क्योंकि एयर की डेंसिटी लो होती है और जेट प्लेन हवा में है, तो वहां पर एक्सटर्नल फोर्स जो देखोगे तो ये जो एयर है इसमें घुसा और ये एयर जो इससे बाहर निकला, तो हम पूरा जेट प्लेन नहीं बना रहे हैं, सिर्फ सिलेंडर दिखा रहे हैं। जेट प्लेन का जो सिलेंडर है उसमें एयर यू स्पीड, एयर वी स्पीड से घुसी, ये वी वेलोसिटी ऑफ जेट होगी और यहाँ पर वो वी डैश स्पीड से बाहर आई, तो उस एयर के मोमेंटम में चेंज आया और वो दे रखा है कि 90 kg पर सेकेंड, इसको म्यू मान लेते हैं। यानी कि जब एयर उस जेट प्लेन के अंदर गई है तो म्यू इंटू वी इंटू डी टी इनिशियल मोमेंटम है और जब वो एयर बाहर निकली उससे तो म्यू डी टी मास और वी डैश उसकी वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम है।
तो जब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डी टी, एक बार फिर से ये हम किसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं? तो हम मोमेंटम का कैलकुलेशन एयर के लिए कर रहे हैं। तो जब एयर का मोमेंटम कैलकुलेट हो रहा है तो फोर्स भी एयर पर निकाल रहे होंगे। ये फोर्स ऑन एयर निकाल रहे हैं। अब ये फोर्स एयर पे कौन लगा रहा होगा? तो बट ऑब्वियस है कि वो एयर जेट प्लेन के कांटेक्ट में है, तो वही जेट प्लेन इस पर फोर्स लगानी है ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करके। तो ये फोर्स जो एयर पे निकाल रहे हैं, क्योंकि वो एयर जेट प्लेन के कांटेक्ट में है तो जेट प्लेन लगा रहा है। और अगर जेट प्लेन एयर पर ये फोर्स लगा रहा होगा तो इसी का रिएक्शन एयर उस जेट प्लेन पर लगाएगी जिसको एयर ड्रैग कहा गया है, और वही फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कहता है। ये हुआ समझ में? यस यस सर। ये है कि मेरा सीधा सा फोकस ये है कि जब भी आप मोमेंटम का चेंज करेंगे तो बस इतना सा अपने आप से पूछिएगा कि ये फोर्स अब निकाल किसका है, और ये कोई एक सिंगल फोर्स है या फिर रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट है तो एक्सटर्नल है, बस ये सब चीजें क्लैरिटी करती है। ऐसा ही एक क्वेश्चन 5वें नंबर पे, ये जो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो क्योंकि ये फैन का एग्जांपल दिया गया है। जैसे ये जो स्टैंडिंग फैन होते हैं, स्टैंडिंग फैन पराठा जिसको बोलते हैं, ये जो बड़े वाले पंखे होते हैं जो पार्टी वार्टी बारात बारात में रखे जाते हैं, ये जो फैन होते हैं जब ये चलते हैं तो काफी तेज हवा फेंकते हैं। तो इनमें भी वही कंसेप्ट है। ये भी जेट प्लेन जैसा कंसेप्ट है कि जो पंखा हमने यूज किया, मान लो यहाँ पर एक फैन लगाया, उस फैन में ऐसे हमने 2 ब्लेड लगाई, तो जब ये फैन रोटेट करता है तो ये ब्लेड्स घूमती हैं ऐसे, और जब ब्लेड घूमती है तो सामने की तरफ हवा आती है इससे। तो अगर आप में से किसी को भी आइडिया हो कि जो पंखा होता है, जो भी फैन है, वो कन्वेक्शन के मॉडल पे काम करते हैं। अगर फैन की वर्किंग पता हो कि फैन में से ठंडी हवा कैसे आती है, तो चाहे सीलिंग फैन हो, चाहे वॉल फैन हो, चाहे ये स्टैंडिंग फैन हो, इनके वर्क करने का जो तरीका होता है कि ये हवा जो फेंकते हैं वो ठंडी होती है। ये क्या करते हैं, आप ऑब्वियस सी बात है पंखे के सामने खड़े होंगे तो ठंडी हवा आएगी, तो पंखे का जो बैक साइड होता है, यहाँ से ये हवा रिसीव करते हैं, इधर से ये एयर को रिसीव करते हैं और देन उसको आगे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप ये मान लो कि जो हवा जो एयर उस ब्लेड पे आ रही है वो ऑलमोस्ट 0 स्पीड पर है, लेकिन जो एयर इस पंखे से बाहर जा रही है उसमें एक स्पीड दी गई है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं करते। तो इसका मतलब फिर से सोचिए, जो हवा आई है उसके अंदर ऑलमोस्ट 0 वेलोसिटी है, यानी कि मोमेंटम नहीं था, यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं था, लेकिन वही हवा दूसरे साइड एक स्पीड पर है। तो यानी कि जो हवा है उसके मोमेंटम को चेंज किया जा रहा है, यहाँ पर एयर के मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये डायमीटर दिया हुआ है, इस ब्लेड का डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर से एरिया निकाल सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी, वॉल्यूम पर सेकंड हो गया, इंटू डेंसिटी, मास पर सेकंड, मास पर सेकंड इंटू dt, ये हो गया मास इन द टाइम dt, dt टाइम का मास हो गया, इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम हो गया।
और यही चेंज इन मोमेंटम भी, जो फाइनल मोमेंटम है वही चेंज इन मोमेंटम, तो यही डीपी है। डीपी बाई डी टी करके फिर फोर्स निकाल लेंगे। अब यह फोर्स किसके ऊपर निकाला जा रहा है, फिर वही क्वेश्चन। तो क्योंकि मोमेंटम का चेंज एयर के लिए निकाला गया है, तो ये फोर्स ऑन एयर है, एयर पे फोर्स निकाला आपने। अब एयर पे फोर्स कौन लगा रहा होगा, हमने ये फोर्स एयर पे निकाला है। एयर का फ्लो ओपन एटमॉस्फेयर में, एयर का फ्लो ओपन एटमॉस्फेयर में है, तो प्रेशर की फोर्स नहीं आएगी इसके अंदर। ये जो हमारे माइंड में आ रहा है, क्योंकि इसका एक सिमिलर क्वेश्चन जो लो वाला है मेरे ख्याल से, अगर वो माइंड में चल रहा था आप देखिए तो उसके अंदर लिक्विड एक पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा था, तो वहां पर प्रेशर वेरिएशन होगा। यहाँ पर जो आप चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं एयर का, वो एक ओपन एटमॉस्फेयर में, तो प्रेशर की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगी। अब अगर प्रेशर की वजह से फोर्स आएगी नहीं, ग्रेविटी की फोर्स हम कंसिडर कर नहीं रहे, तो बचा क्या फिर? इसका मतलब ये जो भी फोर्स आई है वो इस ब्लेड ने लगाई है, इस ब्लेड ने हवा पे फोर्स लगाई है, तो फिर हवा भी इस ब्लेड पर फोर्स लगाएगी, जो कि इसका अपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड यही होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी ये जो ब्लेड है इसके ऊपर एक फोर्स आ जाएगी, मैग्नीट्यूड यही वाला होगा। अब उसके बाद इसका टॉपलिंग का कंसेप्ट है। इस ब्लेड पर जब जब पंखे पर बैकवर्ड फोर्स आएगी, इसको रिकॉइल से समझ सकते हैं कि हवा जब बाहर फेंकेंगे तो बैकवर्ड फोर्स आएगी। उसके अलावा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दी गई है, जहां पर कि इसका वेट होगा, और इसके बेस का रेडियस दिया गया है आपको। टेबल का जो बेस है उसके लिए डायमीटर दिया गया है, और टॉपलिंग की कंडीशन डाली गई है साथ। तो इसके लिए टॉपलिंग वाला कंसेप्ट अगर याद करो कि जब कोई बॉडी टॉपल करने वाली होती है, बस अब वो टॉपल करने ही वाली है, तो उस केस में हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो दिखाते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट बस अब पलटने वाला है तो हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिल्कुल एज पे दिखाते हैं। आपको दिमाग ये लगाना है कि कौन सी एज पे दिखाओगे, ये वाली एज पर या फिर ये वाली एज पर। तो वो खुद ही देख सकते हैं कि जब बैकवर्ड फोर्स लगेगा तो फैन के पलटने की टेंडेंसी किस तरफ है। इसके पलटने की टेंडेंसी अगर पीछे की साइड होगी तो ये वाला एज ग्राउंड से ऊपर उठ रहा होगा, ये वाला एज जमीन पे होगा, एंड सो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है। और सॉल्व करने के लिए जो ये पॉइंट ओ है, इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करोगे, टॉपलिंग वाली थ्योरी लगाइएगा। पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क 0 आना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट जितना टॉर्क ये कैपिटल एफ लगा रहा होगा उतना ही टॉर्क ये वेट क्रिएट कर रहा होगा, मतलब वेट और एफ इस पॉइंट के अबाउट एक दूसरे के टॉर्क को बैलेंस कर रहे हो। कुल मिलाकर के जितने भी एग्जांपल अभी तक किए मैंने, जो 4-5 क्वेश्चन हुए अभी तक, उनमें बेसिक बात समझो आप। इन सब में मेरा एग्जांपल था कोई चीज फ्लो कर रही है, जनरली हवा फ्लो कर रही है या फिर पानी फ्लो कर रहा है। तो जब कोई फ्लो करने वाली चीज आएगी, मतलब कि फ्लूइड की बात हो रही है, फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, इसमें फ्लूइड्स की, उसमें एयर और लिक्विड दोनों है। तो जब फ्लूइड की बात करोगे और फ्लूइड के अंदर आपको फोर्स वगैरह कैलकुलेट करना हो, यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स की तैयारी कर रहे हैं हम, जब उसमें हमको फोर्सेस वगैरह निकालने होंगे, हमें फोर्स कैलकुलेट करना हो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर, यानी कि फ्लूइड मूव कर रहा हो, हवा और पानी, और हमें फोर्स निकालना हो, तो यही एक अप्रोच होती है जिसके थ्रू हम फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम इसके थ्रू करते हैं, और फ्लूइड स्टैटिक्स में वो जब रिवीजन करेंगे तो देखेंगे वो बॉयंसी वगैरह कर सकते हैं। मतलब कि जब भी फ्लूइड डायनेमिक्स हो और लिक्विड फ्लो करे, एयर फ्लो करे, पाइप के अंदर से फ्लो करे,
ओपन एटमॉस्फेयर में फ्लो करे, नेट फोर्स निकालना है, dp/dt लगेगी। जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो जानबूझ वो जेई का ही क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। 2017 के क्वेश्चन में था कि एक प्लेट दिया गया था हमें, और इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाई गई। क्वेश्चन में बाकी सब चीजें लिखी गई हैं कि कहाँ जा रहा है वो किसी गैस के अंदर से चल रहा, गैस काफी लो प्रेशर पर रखी गई है और प्लेट की स्पीड बहुत कम है गैस की स्पीड के कंपैरेटिवली। मतलब इस प्लेट की स्पीड u है और जो गैस है इनकी जो एवरेज स्पीड है वो काफी ज्यादा है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर आपने ये पीवाईक्यू लगाया होगा तो ये भी सिमिलर कंसेप्ट है। ये भी वही चीज है, सेम ही चीज है, लगभग वैसे ही है। मान लीजिए कि ये जो गैस है ये u स्पीड से चल रही है और क्वेश्चन में कहा है कि v इज वेरी वेरी लेस देन u। तो जब ये प्लेट ये जेट प्लेन जैसा है, जेट प्लेन जैसा है, जब ये प्लेट आगे बढ़ेगी तो ये वाली गैस इसको पीछे अप्रोच करेगी। जब ये आगे बढ़ेगी तो ये वाले गैस मॉलिक्यूल्स पीछे आएंगे और ये वाले गैस मॉलिक्यूल आगे बढ़ेंगे। तो ये भी वही चीज हुई, सेम ही चीज हुई कि अगर यहाँ पर गैस u स्पीड से चल रहा है और ये जो प्लेट है वो v स्पीड से चल रही है, तो आप प्लेट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाइए। प्लेट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, प्लेट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गैस की स्पीड u माइनस वी, प्लेट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गैस की स्पीड u माइनस वी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। अल्टीमेटली लिक्विड ही तो चल रहा है यहाँ पर, फ्लूइड चल रहा है, फ्लूइड। तो ये u माइनस वी प्लेट के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेट, a इंटू यू माइनस वी, वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया इंटू डेंसिटी, मास फ्लो रेट इंटू अगेन द वेलोसिटी। ये मोमेंटम निकाल रहे हैं, ये मोमेंटम हम गैस का निकाल रहे हैं, जो गैस है उसका मोमेंटम निकाल रहे हैं और एज्यूम कर रहे हैं कि जब ये गैस इस प्लेट को कोलाइड करेगी उसके बाद इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। ये मान के चल रहे हैं, मतलब ये गैस इस प्लेट को हिट करेगी और स्टॉप कर जाएगी, ये मान के चल रहे हैं। तो ये गैस के मोमेंटम का चेंज है, इधर वाली गैस के मोमेंटम का चेंज है, डिवाइडेड बाय dt। ये इस गैस पर लगने वाला नेट फोर्स है, इस गैस पर लगने वाला नेट फोर्स। अब उसने कहा है कि प्रेशर काफी लो है, प्रेशर इतना लो है कि हम प्रेशर की फोर्स को अवॉइड कर सकते हैं। प्रेशर की फोर्स अगर हम अवॉइड कर लेंगे तो इस गैस पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो सिर्फ इस प्लेट की वजह से आ रही होगी। मतलब ये प्लेट इस गैस पर फोर्स लगा रहा होगा एंड सो ये गैस भी इस प्लेट पर फोर्स लगाएगी। तो ये फोर्स फ्रॉम लेफ्ट गैस आ गया। सिमिलरली दूसरे साइड से जब करेंगे तो फोर्स फ्रॉम राइट गैस ऑन प्लेट, सिमिलर वर्किंग होगी, बस ये u माइनस वी की जगह पर u प्लस वी होगा। तो दोनों साइड से गैसेस फोर्स लगाएंगी और एक नेट फोर्स निकाल सकते हैं, नेट फोर्स ऑन द प्लेट निकाल सकते हैं। और इसके बाद अगर फर्दर और कैलकुलेशन करेंगे तो वो जो 4 ऑप्शंस हैं उनके आंसर मिल जाएंगे।
और 2-3 बार और इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन PYQ का रखा है, 2-3 बार और आ चुका है इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें हमको मोमेंटम निकालना होता है। एक बार सोप बबल में आया हुआ, तो बबल के अंदर गैस जा रही थी, उसका फोर्स निकालना था। मतलब हम कई जगहों पर फोर्स निकालने के लिए dp/dt लगाते हैं, एंड स्पेसिफिकली हम dp/dt से फोर्स वहां निकालते हैं। ज्यादातर इसका यूज वहां किया जाता है जब फोर्स ऑफ गैस और लिक्विड निकालना होता है। गैस या लिक्विड की वजह से जब फोर्स निकालना होता है तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे यही वाली अप्रोच फॉलो की जाती है, क्योंकि गैस और लिक्विड सॉलिड्स नहीं है, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट साइज नहीं है। तो जब डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट साइज नहीं है, तो इनका मोमेंटम निकालना आसान नहीं होता। और यही एक कन्वीनियंट मेथड ही है इनके, अगर इनके फोर्स कैलकुलेट करना हो आपको। एक परफेक्ट सॉलिड बॉडी है, परफेक्ट सॉलिड बॉडी की फोर्स निकालना है तो F=ma लगाते हैं। एक नॉन सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसका कोई ज्योमेट्री नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, उसमें अगर आपको निकालना हो कि यार फोर्स वगैरह कितना है, तो यही वाली अप्रोच फॉलो करते रहिए, कभी नहीं फंसोगे आप। इसके बाद जो 2 क्वेश्चंस और हैं, टाइम नहीं है पर 2 क्वेश्चंस और हैं वो भी अटेम्प्ट करिएगा, और एक और क्लास अभी बीच में रखी जाएगी ऑफलाइन वाली क्लास के अलावा। 2 क्वेश्चंस इसमें आखिरी में जो दिए गए हैं वो बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो उसके रिवीजन के लिए हैं। वेरिएबल मास सिस्टम, रॉकेट प्रपल्सन वाली जो थ्योरी थी, थ्रस्ट वाला कंसेप्ट, आखिरी में 2 वेरिएबल मास। तो मैंने इस असाइनमेंट में उनको इसलिए डाला है ताकि आपको ये डिफरेंस पता हो, फ्लोइंग मास और ये मास में क्या फर्क है। और आज एक कंक्लूजन लेके जाइए, अगर आपको जब भी फोर्स निकालना हो बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, गैस एंड सॉलिड, और डायनेमिक्स की कंडीशंस हो, इसी मेथड से ट्राई करो, ये वाला मेथड ट्राई करिए, मतलब मोमेंटम के चेंज के थ्रू। ठीक है, क्लियर हुआ चीज? यस यस सर। ठीक है, इतना कंक्लूजन के साथ चलिएगा, उसके बाद जो होगी अभी एक क्लास और अरेंज करेंगे, उसमें करा देंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।